Hello students, good morning. In last lecture we discussed about acid and base. Here is our second lecture for acid, base and salt, chapter number 2 of standard 10 chemistry. And as we discussed in last lecture that acids are sour in taste and base are bitter in acids are sour in taste and bases are bitter in taste. But these are the fundamental definitions which cannot useful further, because केमिस्ट्री में हम एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करना हो तो उसको हर बार टेस्ट नहीं कर सकते. घर में जो हम जो सोर फ्रूट्स खाते उसमें जो एसिड्स होते वो एडिबल होते, लेकिन सभी एसिड्स एडिबल नहीं होते. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस? So first of all we discuss about definition of both and then we discuss about indicators. What are indicators? Indicators are the substance which indicate presence of acid and base. Now कितने टाइप के इंडिकेटर है? डेफिनेशन तो मैंने देख ली. इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस or chemicals which indicate presence of acid and base. There are total two types of indicator: natural indicators and artificial indicators. Natural indicators अगर उसकी बात करें तो as we discussed in last lecture, natural indicator उसके जो कुछ एग्जाम्पल है उसमें लिटमस पेपर एंड टर्मरिक पाउडर. एंड इन आर्टिफिशियल इंडिकेटर मतलब मैन-मेड इंडिकेटर विच आर फिनोल्फ्थलीन and methyl orange. So these are the types of indicator: natural indicator and artificial indicator. Natural indicator litmus paper and turmeric powder. We are going to use litmus paper to identify acid and base. हमने ये भी देख लिया था कि इंडिकेटर्स कौन से टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. सो इंडिकेटर्स आर ऑफ द टू टाइप. फर्स्ट वन लिटमस पेपर आर ऑफ द टू टाइप. फर्स्ट वन ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. Blue litmus paper only act on acid. Acid turns blue into red, and red litmus paper only work for base. मतलब रेड लिटमस पेपर के ऊपर ओनली बेस की ही इफेक्ट होगी. अगर रेड लिटमस पेपर के ऊपर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐड करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगी. रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर आप बेस ऐड करोगे तभी उसकी इफेक्ट होगी. एसिड एंड न्यूट्रल की इफेक्ट नहीं होगी. सो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. सो इसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रखने को बोला था ABR. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. सिमिलरली आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज के भी कलर चेंज होते हैं, लेकिन अभी तक हम उस टॉपिक तक नहीं पहुंचे. जैसे हमने ये खत्म किया था उसके बाद हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स वाले एक एक्सपेरिमेंट को देखा था कि अगर आपके पास सिर्फ अननोन सॉल्यूशंस हो और सिर्फ एक ही टाइप का लिटमस पेपर गिवन हो, लेट करो कि रेड लिटमस पेपर गिवन है, तो उस 3 टेस्ट ट्यूब में से आप कैसे चेक करोगे कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है. सो एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर, इफ वी हैव 3 अननोन सॉल्यूशन एंड हैविंग ओनली रेड लिटमस पेपर, तो अगर आपको पता ही नहीं हो तो
किसी भी टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर डिप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिप किया रेड लिटमस पेपर और रेड रिमेन रेड, तो रेड रिमेन रेड का दो मतलब है, दो ऑप्शन होते हैं वहां पे, एक तो वो न्यूट्रल हो या तो वो एसिडिक हो, क्योंकि रेड लिटमस पेपर ओनली बेस से ही इफेक्ट होता है और बेस की प्रेजेंस से वो रेड में से ब्लू में कन्वर्ट होता है। अगर रेड का रेड ही रहता है तो वो न्यूट्रल और एसिडिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। सेकेंड में आपने रेड डिप किया, रेड ही रहा हो, रेड रिमेन रेड, सिमिलरली मे बी न्यूट्रल और एसिडिक। थर्ड में आपने रेड डिप किया और रेड का कन्वर्जन हुआ ब्लू में, दैट मीन्स ये कंफर्म हुआ कि ये बेस है। अब आपके पास रेड की जगह हो गया ब्लू लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर को आप यूज कर सकते हो एसिड की प्रेजेंस में, और इन दोनों में से एक तो एसिड होगा ही। तो जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर इसमें ऐड करोगे, लेट करोगे, ब्लू का कन्वर्जन हुआ रेड में, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं था, कौन सा था, एसिडिक। ये एसिडिक है। अब ये कंफर्म हो गया बेस है, ये कंफर्म हो गया एसिड है। अब ये कंफर्म होना बाकी है कि न्यूट्रल है, ये एसिड है। तो जब इसमें आप जब रेड डिप किया था वो रेड ही रहा था, अब ब्लू डिप करके ट्राई करो। जैसे आपने यहाँ पे रेड में से ब्लू कन्वर्ट किया था, तो ये ब्लू अगर इसमें आप डिप करोगे तो ब्लू ही रहेगा, दैट मीन्स वो सिर्फ न्यूट्रल सॉल्यूशन है। दैट मीन्स एक ही टाइप के लिटमस पेपर से आप चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन कौन से टाइप का है, वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। नाउ वी ऑल्सो डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस। एक्टिविटी 2.1 या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हमने स्टार्ट नहीं की थी, हमने स्टार्ट की थी थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। उसमें हमने डिस्कस की थी आर्हेनियस एसिड बेस थियरी। व्हाट इज एसिड बेस थियरी proposed by Arrhenius? According to Arrhenius, acid is a substance which on dissolving on water, जब भी वो aqueous solution फॉर्म करता है तब H+ आयन रिलीज करता है। And what is base? Base is a solution which release OH- on dissolving in water. That means in aqueous solution it gives OH-. So it is the acid-base theory of Arrhenius. Now second theory of acid and base. Bronsted Lowry एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब ये आपके सिलेबस में नहीं था, ओल्ड सिलेबस में था ये, बट अगर आपको अच्छी तरह से एसिड एंड बेस का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज समझना हो तो ये दोनों थियरी आपको पता होनी चाहिए। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस थियरी इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ट्रांसफर। Arrhenius एसिड बेस थियरी इज बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। क्या मतलब था उसका? जब भी कोई एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड H+ रिलीज करता है। H+ रिलीज करना मतलब आयोनाइजेशन होना, H+ आयन है, पॉजिटिव आयन। एंड जब भी कोई बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब OH- रिलीज होता है, मतलब OH- एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, दैट मींस वो आयंस जनरेट होगा, आयोनाइजेशन की प्रोसेस करेगा। सो बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। बट ब्रोंस्टेड लोरी दोनों साइंटिस्ट थे, पर हमारे लिए अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें थियरी देखनी है कि वो क्या थियरी थी एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने की। सो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, acid is a substance which give H+ आयन। H+ आयन मतलब ओनली प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। जब भी वो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो H+ फॉर्म होता है और उसमें सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, इसीलिए H+ को उसने क्या बोला था, प्रोटॉन। So acid is a substance which give H+ ion in aqueous solution
और यहाँ पे कोई सोल्यूशन की भी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। H प्लस आयन एंड यहाँ पे which can give H plus ion and base is a substance which can accept, एक्सेप्ट वाला दूसरा एक्सेप्ट है, which can accept proton H plus ion, एक्सेप्शन वाला एक्सेप्ट नहीं है। एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन गिव H प्लस आयन, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन रिलीज करे, किसी को डोनेट कर सके। एंड बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट, विच कैन टेक H प्लस आयन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। देखते हैं उसके एग्जांपल्स कैसे हम सेट करते हैं। और एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है HCl, दूसरा एक कंपाउंड है NH3। सबको पता ही है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एमोनिया। ये पता है इसीलिए हम इसी वैसे इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी HCl एंड एमोनिया दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो ये एसिड है, क्या टेंडेंसी होगी एसिड की, H प्लस डोनेट करने की, H प्लस को रिलीज करने की। तो इसको जैसे ही आप दो आयंस में स्प्लिट करोगे तो H प्लस होगा और यहाँ पे होगा Cl माइनस। अच्छी तरह से समझना है इसको। HCl कैसे बना था, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने एक जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तब यहाँ पे बॉन्डिंग हुई थी, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ था। अब अगर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास रहेगा। दैट मींस यहाँ पे जो क्लोरीन फॉर्म होगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, नेगेटिवली चार्ज। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, इसलिए यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और हाइड्रोजन के पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ओनली H प्लस कभी स्टेबल नहीं होता है क्योंकि ओनली प्रोटॉन है। उस प्रोटॉन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए सामने कुछ उसके जितना ही नेगेटिव चार्ज होना कंपल्सरी है। सो ये जो H प्लस होगा वो साथ में जो रिएक्ट कर रहा है उसके पास जाएगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हुई तो देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 है। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम सेट करें तो आउट ऑफ 5 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। जो 2s2 में वो इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2p3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है। ये 9th में हमने सब देख लिया, याद हो तो इनिशियली जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 3, अभी हम सिर्फ एमोनिया फॉर्म कर रहे हैं और आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, आपको ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझने के लिए एक्सप्लेनेशन है ये अच्छी तरह से। लिखना कितना है वो आपको बताऊंगा मैं, एक ही रिएक्शन के लिए इतना लिखना है आपको। जब भी हमने एमोनिया का फॉर्मेशन किया तब ऐसे होगा। अब सोचो कि HCl का फॉर्मेशन ऐसा था, इसमें से H प्लस एंड Cl माइनस अलग हो गए, स्प्लिट हो गए। ये H प्लस एमोनिया के पास गया, क्यों गया वहां पे, स्टेबल होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर हाइड्रोजन को हीलियम जैसा स्टेबल होना, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद जो इनर्ट गैस आती है वो हीलियम होती है, हीलियम जैसा स्टेबल होना हो तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे वो स्टेबल हो गया था, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से फिर से अनस्टेबल हुआ। और अगर उसे अब फिर से हीलियम जैसा स्टेबल होना हो तो किसी के पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे, क्योंकि उसके पास तो बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जैसे ही वो नाइट्रोजन के पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो H प्लस को ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो जब भी ऐसा होगा कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन पेयर किसी आयन को डोनेट करे, ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक रिएक्शन में सब अच्छी तरह से देख लेना, बाद में दूसरे रिएक्शन हम डायरेक्ट करेंगे। तो HCl में से H प्लस Cl माइनस अलग हुए, H प्लस एमोनिया के पास गया, NH3 के पास। जैसे ही NH3 के पास गया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की। अब एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन मतलब NH4
साथ में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो NH4+1। हाइड्रोजन तो यहाँ पे चला गया, NH3 के पास NH4+1 फॉर्म कर दिया, बचा Cl-1। सो ये हो गया Cl-1। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि इस रिएक्शन में HCl H+ डोनेट कर रहा है एमोनिया को, दैट मींस HCl इज एसिड, एमोनिया H+ गेन कर रहा है, सो NH3 एमोनिया इज बेस। आगे वाले आरएनएस में ये एक डिफेक्ट या फिर लिमिटेशन थी, एमोनिया क्यों एज ए बेस बिहेव कर रहा था, वो टॉपिक, वो जो पॉइंट था वो आरएनएस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब इस टॉपिक में, इस थियरी में एमोनिया क्यों बेस है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू थियरी एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच गिव H+ आयन, तो HCl H+ गिव कर रहा है इसलिए वो एसिड है, और एमोनिया H+ एक्सेप्ट कर रहा है, बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट H+, तो एमोनिया H+ एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वो क्या है, बेस। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थियरी। नाउ इफ वी टेक अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल H2O plus NH3। इसमें देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही आपने H2O लिखा, आपको पता है कि H2O 2 आयंस में स्प्लिट होता है। अब ये याद ही रख लेना है, जब भी H2O का स्प्लिटिंग हो H+NOH-। अब H+ तो स्टेबल नहीं है, उसी की तरह जैसे HCl में से H+NCl- स्प्लिट हुए थे, H2O में से H+NOH- स्प्लिट हुए। अब इस H+ को अगर स्टेबल होना हो तो वो जिसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसके पास जाना होगा, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं। तो नाइट्रोजन के पास आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी पड़ी है। जब नाइट्रोजन ने एमोनिया फॉर्म किया तो उसके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर था, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, ये H+ इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहां पे बॉन्ड फॉर्म होगा ऊपर की तरह ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये फॉर्म हो गया NH4+1, एंड साथ में बचेगा वाटर में से जो स्प्लिट हुआ था OH-1। so in this case water act as acid and ammonia act as base, because water gives or donate H+ to ammonia and NH3 accept H+। अब दूसरा एक एग्जांपल, एक और जिससे आपको वाटर का पता चले कि वाटर एक्चुअली एम्फोटेरिक है। लेट करो वाटर रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तब क्या होगा। तो H+ डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव है। जो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका आयोनाइजेशन ज्यादा हो, वो ऑलवेज ज्यादा H+ डोनेट करते हैं, तो सामने वाले को H+ ऑलवेज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आपको ये इंफॉर्मेशन अब याद होनी चाहिए कि हमारे पास जितने भी एसिड है उसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड 3 ही है सिलेबस के लिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, HCl, H2SO4 एंड HNO3, जो 100% आयोनाइज होते हैं। 100% आयोनाइज होना मतलब अगर आपने 10 HCl लिए तो HCl का स्प्लिटिंग अब आपको याद होना चाहिए। HCl 2 आयंस में स्प्लिट होता है, H+ एंड Cl-। जैसे H2SO4 लिया वो स्प्लिट होता है H+ एंड SO4- अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, ये वैलेंसी चार्ट यू हैव टू लर्न इट। HNO3 उसमें से H+ रिलीज होगा तो बचा हुआ आयन हो जाएगा NO3-1। पॉइंट क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, लेट करो HCl, अगर उसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए तो जैसे ही वो स्प्लिट होगा अपने आयंस में, वो नंबर ऑफ H+ एंड नंबर ऑफ Cl- टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ही देगा। मतलब कोई आपको पूछे कि HCl में आयोनाइजेशन के बाद H+ कितने जनरेट हो गए, 10, Cl- कितने जनरेट हो गए, 10। बट वीक एसिड्स में ऐसा नहीं होता है।
एसिड्स दो टाइप के हो गए जिसको हम आगे डिफाइन भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना रिक्वायर्ड है। वीक एसिड लाइक CH3COOH। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि 10 मॉलिक्यूल्स आपने लिए तो वो 10 मॉलिक्यूल्स 100% स्प्लिट हो गए, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन की पावर इतनी नहीं है। नाउ अब ये जो पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, वो इसमें कैसे हेल्प करेगा? HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अब यहाँ पे H2OH प्लस दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया बेस था, तो इसको तो H प्लस देने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है। सो H2O एज एसिड वर्क कर रहा था, बट यहाँ पे H2O एज एसिड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सामने स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला भी। जैसे ही आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे H2O को, ये देगा H प्लस NCl माइनस 17 H प्लस इज नॉट स्टेबल। तो H प्लस ऐसे मॉलिक्यूल को फाइंड करेगा जहां पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाए, तो वो मॉलिक्यूल है ही हमारे पास। सोचो कि ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में कैसे था। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 एंड 2p4। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर सोचे तो 2s2 एंड 2p4। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक अपवर्ड एक डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 2p में जो 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 एंड 4, तो शेयरेबल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास ओनली 2 ही हुए, बाकी के 2 पेयर है। दैट मींस यहाँ पे 2 पेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। ऑक्सीजन की बात है, जब ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हाइड्रोजन के साथ, ये हो गया H2O। तब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। कुछ एग्जांपल ऐसे भी है जो ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो भी करते हैं, लेकिन वो फर्दर क्लासेस में आएंगे, 10th में नहीं। अब ये H2O मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl दो आइंस में स्प्लिट हुआ, H प्लस एंड Cl माइनस। Cl माइनस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 17 की जगह 18, वो ऑलरेडी स्टेबल है। H प्लस स्टेबल नहीं है, तो वो जाएगा H2O के पास इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने के लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा। अब क्या बना? हाइड्रोजन पहले 2 थे तो H2O था, अब हाइड्रोजन 3 है, दैट मींस वो हो गया H3O। अब हाइड्रोजन आएगा प्लस के फॉर्म में और सामने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए हम लिखते हैं उसके ऊपर H3O प्लस। तो ये तो हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, बचा गया Cl माइनस। ये सब नोट डाउन करना है आपको अच्छी तरह से, बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग के, अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। 2 बार रिवीजन करो ऐसा लगे तो। नाउ H2O जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा था तब H2O H प्लस डोनेट कर रहा था NH3 को। सो अकॉर्डिंग टू थियरी H2O इज एसिड, अमोनिया इज बेस। बट इन द केस ऑफ HCl, जब H2O HCl के साथ रिएक्ट करेगा, HCl H प्लस डोनेट कर रहा है H2O को, तो जो H प्लस डोनेट करे वो एसिड है। तो यहाँ पे HCl एज एसिड वर्क करेगा एंड H2O एज ए बेस। दैट मीन्स H2O act as acid and base both. So H2O is amphoteric. जो एज एसिड बिहेव करे वो एसिडिक है, जो एज ए बेस बिहेव करे वो बेसिक है। जो एज एसिड एंड बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करे या फिर जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। चलो इतना नोट डाउन करो। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है Bronsted-Lowry acid-base concept. Okay, now so far here
we discuss about general definitions of acid and base. Acids are sour in taste, base are bitter in taste. How to identify acid and base? By using indicators we can identify acids and base. How many types of indicators? There are two types of indicators, natural indicators and man-made or artificial indicators. नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स लिटमस पेपर कैसे बनते हैं वो आपको नीचे दिया है, कौन से प्लांट्स में से या फिर उसके लीव्स में से बनते हैं वो भी. लिटमस पेपर दो टाइप के, ब्लू एंड रेड. दूसरा कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल टर्मरिक पाउडर, जो हम यूज अभी नहीं करेंगे लेकिन आपको उसका एक एग्जांपल दिया करी वाला, वो रीड करना है. नाउ हाउ लिटमस पेपर एक्ट ऑन एसिड एंड बेस और विच टाइप ऑफ. जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड में इफेक्ट करेगा, मतलब एसिड अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करोगे तो रेड हो जाएगा. एंड अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो वो बेस के ऊपर इफेक्ट करेगा. बेस में जब भी आप रेड लिटमस पेपर ऐड करोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा. न्यूट्रल में नो इफेक्ट. मैन मेड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है कुछ, कौन से टाइप के? दो, फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज. जैसे कि उसके नेम से आपको आगे भी मैं नोट करवाऊंगा. अब जो एक्टिविटी हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज को उसी के साथ रखना है. इन दोनों थियरी के बाद एक्टिविटी 2.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी. नाउ जो फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज है वो भी एसिड एंड बेस के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं, उसका क्या नेचर है. जैसे लिटमस पेपर कलर चेंज करते हैं वैसे फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज भी कलर चेंज करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली एसिड एंड बेस के ऊपर अलग अलग, वो हम देखेंगे अभी. अब एक्टिविटी 2.1 टेक्स्ट बुक साथ में रखना, ऑब्जर्व करो. एक्टिविटी 2.1 बहुत ही इजी है. उसमें लिटमस पेपर से फिनोल्फ्थेलिन से मिथाइल ऑरेंज से हमें टेस्ट करना है कि कौन सा सब्सटेंस क्या कलर चेंज देगा. तो एक्टिविटी 2.1 स्टार्ट हो रही है, वहां पे हम एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं. अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ओनली. अब केमिकली कैसे चेक करना है एसिड एंड बेस को वो हम चेक कर रहे हैं. तो टेक्स्ट बुक साथ में अच्छी तरह से रखे, उसको ही रीड करें और ऑब्जर्व करें. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. एक्टिविटी 2.1. एक्टिविटी 2.1 में आपको कुछ एसिड्स एंड कुछ बेस के एग्जांपल्स दिए हैं. उस एसिड्स एंड बेस को आपको लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन से टेस्ट करना है कि कौन से कलर चेंज आते हैं. अब उस एसिड एंड बेस के एग्जांपल में कुछ स्ट्रॉन्ग वाले हैं और कुछ वीक वाले हैं. तो मैं यहाँ पे जो नोट डाउन करवा रहा हूं उसमें साथ में ब्रैकेट में लिख लेना कि स्ट्रॉन्ग कितने हैं. फॉर एग्जांपल नेम के साथ HCl नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब यहाँ पे लास्ट में है एसिड, कोई डाउट जैसा होना नहीं चाहिए. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड. अब ये जो तीन एग्जांपल्स मैंने लिखे वो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है. तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रैकेट में लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड से इसका क्या मतलब है? कंप्लीट आयोनाइजेशन. बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड आए या फिर स्ट्रॉन्ग बेस आए मींस कंप्लीट आयोनाइजेशन. उसका आयोनाइजेशन कंप्लीटली हो रहा है, कोई भी पार्ट उसका मॉलिक्यूल बाकी नहीं बच रहा है स्प्लिट होने से. चलो एक और एग्जांपल आगे लेते हैं. CH3COOH which is acetic acid.
H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड। जो आप सोडा पीते हैं वो H2CO3 को हम जनरली दो उसके मेन कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं, H2O एंड CO2 में। तो ये दोनों है वो वीक एसिड है। बहुत सारे बाकी, लेकिन अभी हम सिर्फ इतने एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे चेक किए जाएंगे। ये एक्टिविटी 2.1 का हमारा वर्क है। क्या चेंज करेंगे? लिटमस पेपर को। सबसे पहले लिटमस पेपर, अगर ये एसिड है तो सभी, क्योंकि ये एसिड है, मैंने सबको साथ में इसीलिए लिख दिया आपका वर्क इजी हो जाए। एसिड ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो आपको सिर्फ बाजू में सभी में ऐसा ही लिखना है, ब्लू टू रेड। एसिड ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। ये हो गया आपका काम खत्म। एसिड ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अगर कोई पूछे कि एसिड में अगर हम रेड लिटमस पेपर डिप करें तो क्या होगा, तो कुछ होगा ही नहीं, रेड का रेड ही रहेगा। तो वो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। जो चेंज हो रहा है वही हम लिख रहे हैं। साथ में नोट डाउन करते जाओ। ये सिर्फ एसिड के लिए है, बेस के लिए भी हम लिखेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो। अब बाजू में हम देखेंगे लिटमस पेपर की जगह अगर हमने यूज कर दिया फिनोप्थेलिन चेक करने के लिए, वो तो पेपर था, ये फिनोप्थेलिन कलरलेस लिक्विड है, और कलरलेस लिक्विड के कुछ ड्रॉप्स आपको एसिड में ऐड करने होते हैं चेक करने के लिए। उसके बाद हम यूज करेंगे मिथाइल ऑरेंज। चलो, ओरिजिनली मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा? कुछ नहीं, वो कलरलेस लिक्विड है। फिनोप्थेलिन इज कलरलेस लिक्विड है। और साथ में आपको यह भी याद रखना है, फिनोप्थेलिन एक वीक एसिड है। अब एसिड का एसिड के साथ कुछ रिएक्शन होता ही नहीं है। वैसे भी एसिड का ऑलवेज रिएक्शन होता है बेस के साथ, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और उसको हम आगे समझेंगे। दैट मीन्स जब आप फिनोप्थेलिन को एसिड में ऐड करोगे तो वैसे भी कुछ कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज होगा फिनोप्थेलिन का, लेकिन जब वो हम बेस में ऐड करेंगे तब। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो गया कि जब फिनोप्थेलिन को हम एसिड में ऐड करें तब क्या कलर चेंज होगा। तो कोई कलर चेंज नहीं, फिनोप्थेलिन कलरलेस लिक्विड था। ऑन एडिंग इन एसिड इट रिमेन कलरलेस ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। दो एसिड को आप मिक्स कर रहे हो तो उन दोनों के बीच का रिएक्शन से कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करने की इतनी टेंडेंसी नहीं शो करता है। एसिड ऑलवेज रिएक्ट करता है बेस के साथ। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड का H प्लस बेस का OH माइनस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सो वो हम आगे समझेंगे, बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक जनरल नोट के फॉर्म में, ऑन एडिंग कलरलेस फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन का नेचर क्या है? लाइट एसिडिक, वीक एसिड है वो। ऑन एडिंग कलरलेस फिनोल्फथेलिन इन एसिड लास्ट में हम लिखेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन रिमेन कलर चेंज, और सॉरी कलरलेस। दैट मीन्स
फिनोक्सेलिन को एसिड में ऐड करने से कोई स्पेसिफिक कलर हमें नहीं मिलेगा। तो अब हमारे लिए मिथाइल ऑरेंज बच गया कि एसिड को कैसे टेस्ट किया जाए। एसिड को आप टेस्ट कर सकते हो लिटमस पेपर से, वो ब्लू को कन्वर्ट कर देगा रेड में। जब भी आप एसिड में डीप करोगे लिटमस पेपर, वो ब्लू को कन्वर्ट करेगा रेड में। जब भी आप एसिड में फिनोक्सेलिन ऐड करोगे तो फिनोक्सेलिन कलरलेस लिक्विड है, एसिड में ऐड करने से कोई नया कलर आपको नहीं मिलेगा, मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज, अब नाम से ही आपको पता चल रहा है उस सॉल्यूशन का कलर क्या होना चाहिए, ऑरेंज। ऑरेंज कलर का ये सॉल्यूशन है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, मिथाइल ऑरेंज। नाउ मिथाइल ऑरेंज के साथ जब ये एसिड हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो जनरली ऑरेंज में से रेड कलर का कलर चेंज इंडिकेट करता है। क्या मतलब हुआ उसका? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसिड है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मिथाइल ऑरेंज का, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड में आ सकता है। लेट करो आपके पास ये एसिड है, उसमें आपने ऐड किया मिथाइल ऑरेंज। जनरली एसिड का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है और मिथाइल ऑरेंज का कलर है ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का जो लिक्विड आपने ऐड किया वो एसिड के साथ पार्शियली रिएक्ट करके रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा उसका कलर होगा रेड। दैट मींस ये प्रूफ हुआ कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है, अननोन लिक्विड, उसको आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन किस टाइप का, एसिडिक और बेसिक। आपके पास लिटमस पेपर नहीं है, अगर होता तो वो ब्लू का रेड में कन्वर्जन कर देता। फिनोक्सेलिन नहीं है, अगर आप उसमें डालते तो कलरलेस का कलरलेस ही रहता। अगर आपके पास मिथाइल ऑरेंज है जिसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, जैसे ही आपने एसिड में ऐड किया कन्वर्जन हो गया रेड में। दैट मींस वो सॉल्यूशन एसिडिक है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे ऑन एडिंग मिथाइल ऑरेंज in acid on adding methyl orange in acid, orange color turns into red, रेड कलर में वो कन्वर्ट होगा। ये हो गया प्रूफ कि आपके पास एसिड प्रेजेंट है। चलो इतना नोट डाउन करो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में हम बेस की टेस्ट स्टार्ट करेंगे। So now, if we have base instead of acid, तो क्या होगा? तो यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं, ये टेबल के फॉर्म में आपको अच्छी तरह से लिखना है। If we have base like, पहले हम स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, like NaOH, which is known as sodium hydroxide. Second is KOH, which is known as potassium hydroxide. आपको पूरा लिखना है। If you have MgOH twice, which is not stronger as NaOH, and KOH, which is magnesium hydroxide. CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो स्ट्रॉन्ग है वहां पे मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं, वैसे भी लिख ही रहा हूं। NaOH इज स्ट्रॉन्ग, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग बेस। KOH इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, बट MgOH twice and COH twice are relatively weak, मतलब उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा। अब अगर इसका हमें टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो हमने जैसे अभी तक एसिड के लिए नोट की थी वैसे हम बेस के लिए नोट करेंगे, एग्जैक्ट ऑपोजिट। क्योंकि बेस के ऊपर ब्लू लिटमस पेपर इफेक्ट नहीं करता है, बेस के ऊपर इफेक्ट करता है रेड लिटमस पेपर।
अगर आपके पास बेस हो सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, तो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर हो तो कोई काम का नहीं है, रेड लिटमस पेपर होना चाहिए, क्योंकि ब्लू उसमें डिप करोगे तो ब्लू ही रहेगा, उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो बेसिक है या न्यूट्रल है, दोनों में सेम रिजल्ट मिलते हैं। बट अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर हो तो रेड का कन्वर्जन ब्लू में होगा, क्योंकि बेस टर्न्स रेड इनटू ब्लू। तो सभी के लिए सेम रिजल्ट, रेड बेस है ब्लू लिटमस पेपर। साथ में नोट डाउन करते जाओ, समझते जाओ कि अगर आपके पास बेस हो तो आपके पास कौन सा लिटमस पेपर होना चाहिए, रेड, बिकॉज रेड लिटमस पेपर टर्न करता है ब्लू में, कौन, बेस, बेस टर्न्स रेड इनटू BRB याद रखना है, बेस रेड ब्लू। चलो नोट डाउन करो इतना जल्दी, बाद में फिनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज स्टार्ट करते हैं। Okay, now effect of phenolphthalein और इफेक्ट ऑफ बेस ऑन फिनोल्फथालीन। मुझे तो कुछ थोड़ा सा ऐड करना है इसमें, ज्यादा ऐड नहीं करना है, पहले आप अच्छी तरह से देख लो। ये एसिड का लिखा है, अभी हम बेस में टर्न कर रहे हैं इसको। चलो, ऑन एडिंग कलरलेस फिनोल्फथालीन, जो एसिडिक है, इन एसिड की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, बेस, resultant solution becomes pink, यहाँ पे अलग पेन से लिख रहा हूं, आपको अच्छी तरह से नोट करना है। वो मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में बेस पड़ा है, उस बेस में अगर आप कलरलेस फिनोल्फथालीन ऐड करते हो, और फिनोल्फथालीन का नेचर क्या था, वीक एसिड, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसकी टेंडेंसी है ये पिंक कलर शो करने की। सो बेस प्लस जब आप फिनोल्फथालीन करते हो तब कलर चेंज किया हुआ, कलरलेस टू पिंक, बस इतना याद रखना है आपको। ऑन एडिंग फिनोल्फथालीन इन बेस, सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस टू पिंक। सिमिलरली ऑन एडिंग मिथाइल ऑरेंज इन एसिड, उसकी जगह यहां पे हो जाएगा बेस। आप बेस में मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हो, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज था, ऑरेंज कलर टर्न्स इनटू रेड की जगह यहां पे हो जाएगा येलो। मतलब कलर चेंज, अगर आपको कोई पूछे कि भाई अगर आपके पास बेस हो और बेस में ऐड कर रहे हो मिथाइल ऑरेंज, क्या ऐड कर रहे हो, मिथाइल ऑरेंज, तो कलर चेंज क्या होगा, कलर चेंज होगा ऑरेंज से, ऑरेंज टू येलो। बस इतना आपको याद रखना है, यह पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हम शॉर्ट में इसको समराइज करते हैं। देखो यहां पे अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख लोगे अभी, तो ये भी वैसे भी बहुत ही शॉर्ट में खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसिड है टेस्ट ट्यूब में, क्या है, एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में से कोई भी। तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करेगा रेड लिटमस पेपर में, फर्स्ट टेस्ट ऑफ लिटमस पेपर। सेकेंड, नो कलर चेंज ऑन एडिंग फिनोल्फथालीन, उसको मैं शॉर्ट में पीएच इंडिकेट कर रहा हूं, फिनोल्फथालीन या फिर पीएचई इंडिकेट कर रहा हूं। ये फर्स्ट टेस्ट और ये सेकेंड टेस्ट एसिड के लिए। थर्ड, अगर आप फिनोल्फथालीन की जगह मिथाइल ऑरेंज ऐड करते एसिड में,
याद करो ऑरेंज का कन्वर्जन रेड में हो रहा था, सो ऑरेंज कलर becomes red by adding मिथाइल ऑरेंज। ये हो गया एसिड के लिए। इतना याद रखना है, एसिड इतने इतने टेस्ट देगा। अगर आपके पास एसिड की जगह पे बेस हो टेस्ट ट्यूब में, तो कौन सी टेस्ट होगी? बेस की। अगर आप बेस में लिटमस पेपर यूज करना चाहो तो रेड ही कर सकते हो। रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस पेपर। फिनोल्फथालीन जब ऐड करे एसिड में कोई चेंज नहीं था, बेस में होगा चेंज। कलरलेस बिकम्स पिंक। इनिशियल बेस होगा जो कि थोड़ा सा वैसे कलरलेस ही होगा, लेकिन आप जब देखोगे तो अच्छी तरह से पता चलेगा ट्रांसलूसेंट टाइप का उसके क्रिस्टलाइजेशन हो जाते हैं। सो कलरलेस बिकम्स पिंक ऑन एडिंग फिनोल्फथालीन। जब फिनोल्फथालीन आप ऐड करते हो बेस में तो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है पिंक। मिथाइल ऑरेंज से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। ऑरेंज कलर becomes yellow on adding मिथाइल ऑरेंज। ये आपको शॉर्ट में अच्छी तरह से याद रखना है, नोट कर लो। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। अब ये जो इंडिकेटर्स थे वो कलर से इंडिकेटर्स थे। कुछ और इंडिकेटर्स है जो स्मेल के ऊपर हम चेक कर सकते हैं, जिसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। टेक्स्ट बुक में चैप्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बाजू वाले पेज से एक्टिविटी 2.1 के नीचे उसकी डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के बाद ही हम एक्टिविटी 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्टिविटी 2.2 अभी खत्म करनी है। चलो पहले ऑल्फैक्टरी डेफिनेशन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डेफिनेशन अच्छी तरह से रीड कर लो टेक्स्ट बुक में से, इसलिए जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं तब आपको अच्छी तरह से हाईलाइट हो। Before activity 2.2, olfactory indicators. What are olfactory indicators and how it works? So, ये थर्ड टाइप की एक्चुअली वो पूरा टाइप ही अलग है। जो आगे वाले टाइप के इंडिकेटर्स है वो सिर्फ कलर चेंज कर रहे थे, उसमें दो थे, नेचुरल एंड मैन मेड। वो अलग इंडिकेटर्स है, ये अलग इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स विच ऑन एडिंग एसिड्स और बेस और एंड बेस चेंज इट्स ऑर्डर और स्मेल। स्मेल रखो अच्छी तरह से, आपको समझ में आएगा। चेंज इट्स स्मेल कॉल्ड olfactory indicators.
ऐसे कुछ सब्सटेंस है जो इंडिकेटर के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, जो एसिड एक बेस उसके अंदर जब आप ऐड करो तब दोनों में से कोई एक जगह पे या तो एसिड में या तो बेस में अपनी ऑर्डर को चेंज कर देंगे। एग्जांपल्स कौन से हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक देखे तो ये 2 मार्क का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स विद एग्जांपल, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके एग्जांपल्स भी लिखने हैं। फर्स्ट वन इज ऑनियन, सेकेंड वन इज क्लोव ऑयल and third one is vanilla extract. So ये एग्जांपल्स हो गए। नाउ कैसे यूज करना है इसको, इसमें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखो अच्छी तरह से मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको ऑब्जर्व करना है, सुनना है, आपको अच्छी तरह से समझना है। ऑनियन कैसे यूज करेंगे हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में। सबसे पहले ऑनियन के आपको छोटे छोटे पीस करने हैं। उन छोटे छोटे पीस करके अच्छी तरह से उसको एक प्लास्टिक बैग में रख देना है। प्लास्टिक बैग में जब उसको रखो उस छोटे छोटे पीसीस को, तब उसके अंदर आपको साथ में कॉटन के रेक्टेंगुलर पीस, ऐसे छोटे छोटे पीस 2 रखने हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए कॉटन पीसीस। प्लास्टिक बैग में जब आप इसको रखते हो इसके साथ में आप रख रहे हो क्या, साथ में ऑनियन के पीस या फिर उसकी भी स्ट्रिप, उसके टुकड़े हो जाने चाहिए ऑनियन के छोटे छोटे। ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स करके एयर टाइट कर देना है आपको। पूरा बैग एयर टाइट करके उसको फ्रीजर में रखना है होल नाइट, मतलब अराउंड 10 to 12 आवर्स। जब आप ऐसा करोगे तब ऑनियन की जो स्मेल होगी वो इस कॉटन के स्ट्रिप के ऊपर, क्लॉथ के स्ट्रिप के ऊपर स्टिक होगी, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसकी प्रॉपर्टी को। अब ये दोनों स्ट्रिप ऑनियन की जो स्मेल है वो आप उसमें अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाओगे। फर्स्ट स्ट्रिप एंड सेकेंड स्ट्रिप। अब इन दोनों को आपको एसिड एंड बेस दोनों में डीप करना है और चेक करना है कि कौन से सॉल्यूशन में, मतलब एसिड में एंड बेस में, ये अपनी स्मेल को थोड़ी सी डिक्रीज करता है या फिर कंप्लीटली रिमूव करता है। वो डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एसिड एंड बेस में आप उसको डीप कर रहे हो और कितने टाइम के लिए डीप कर रहे हो। तो ये जो दोनों स्ट्रिप है, जब आप उसको एसिड में डीप करोगे तो उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी या तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। जब बेस में डीप करोगे तो दिस स्ट्रिप लूजेस इट्स ऑनियन स्मेल। सो ये तीनों टाइप के जो इंडिकेटर्स है वो बेस के ऊपर वर्क करते हैं। मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लेट करो कि आपके पास एसिड है, इसमें स्ट्रिप आपने डीप की, कोई चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर रिमूव नहीं हुआ, दैट मीन्स वो एसिड ही है। लेट करो कि आपके पास अननोन सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन में आपने ये स्ट्रिप डीप किया और इसका कलर ऑर्डर रिमूव हो गया। ऑर्डर रिमूव हुआ मतलब ही वो बेस है, बेस में ही रिमूव होता है ऑर्डर। सिमिलरली क्लोव ऑयल, लविंग, वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला की स्मेल आप सभी को पता ही होगी। तो वेनिला का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें अगर आप एसिड को ऐड करते हो तो उसकी जो स्वीट ऑर्डर होती है वो रिमूव नहीं होती है एसेंस की। बट जब उसमें बेस ऐड करोगे तो वेनिला की जो स्मेल है, एसेंस की जो स्मेल है वो रिमूव हो जाती है। तो ये तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एसिड एंड बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर ऑर्डर चेंज नहीं होता है तो एसिड है, अगर ऑर्डर चेंज होता है तो बेस है। तो यहां तक आपको अच्छी तरह से फेसबुक में लिखना है। एक्टिविटी 2.1, 2.2 बोर्ड में जो भी हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिखे वो सब भी अच्छी तरह से करने हैं। बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, गुड बाय।